हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में आरसीसी के IAS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 34 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर रेफर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्लॉज है इस वीडियो का, दैट इज रिगार्डिंग स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जो हमारे स्लैब्स होंगे वो हमारे दो कैटेगरीज में आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज वन वे स्लैब और टू वे स्लैब्स। ठीक है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला है एस्पेक्ट रेशियो। अब ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा हमारा स्लैब्स का, दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय द शॉर्टर स्पैन। और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा सपोर्ट कंडीशंस। ये जो हमारा स्लैब है वो हमारी उसकी जो सपोर्ट कंडीशंस हैं वो क्या हैं, वेदर इट इज सपोर्टेड ऑन अनयील्डिंग सपोर्ट और वेदर इट इज सपोर्टेड ऑन यील्डिंग सपोर्ट और इट इज सपोर्टेड ऑन इट इज हैविंग फिक्स टाइप ऑफ सपोर्ट, या वो दो साइड से सपोर्टेड है या चार साइड से सपोर्टेड है। तो ये सपोर्ट कंडीशंस डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो बिहेवियर है स्लैब का वो कैसा रहेगा। तो अगर हम आते हैं एस्पेक्ट रेशियो के टर्म्स में, तो एस्पेक्ट रेशियो में हमारे दो केस हैं। अगर हमारा ये रेशियो जो है Ly/Lx यानी लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है ये हमारा ग्रेटर देन 2 अगर होता है तो दिस इज वन वे स्लैब। ये अभी हम डेफिनेशन पर जा रहे हैं। और दूसरा हमारा केस है, अगर हमारा जो स्पैन लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है अगर, तो दैट इज टू वे स्लैब। आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें इस रेशियो का, अगर हम ये मान लेते हैं कि दिस इज द शॉर्टर स्पैन लेंथ एंड दिस इज लॉन्गर स्पैन है, तो अगर आप वन वे स्लैब देखेंगे तो यहां पर जो सपोर्ट कंडीशन है हमारी, इट इज सपोर्टेड ऑन टू साइड्स ओनली। तो जनरली जो हमारे वन वे स्लैब्स होंगे दे आर सपोर्टेड ऑन टू साइड्स ओनली, और जो टू वे स्लैब्स होंगे दे मे बी सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स। तो जो हमारा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स होगा, जब हमारे उस पर लोड्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स उस पर एक्ट करेंगे, तो हमारी फ्लेक्चर की वजह से यानी बेंडिंग की वजह से हमारा जो कर्वेचर होगा वो कुछ इस तरह होगा। और ये कर्वेचर इट इज अ पार्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस, जिसे आप बोल सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ सम डबली कर्व्ड शेप, सॉरी कर्व्ड शेप ओनली। डबली कर्व्ड शेप आपका आएगा इस केस में जब हमारी यहाँ पर लोड्स एक्ट कर रहे होंगे, तो ये क्रेटर टाइप का बनेगा और जो बेंडिंग होगी वो दोनों डायरेक्शन में होगी। तो टू वे स्लैब्स में हमारी दोनों स्पैन में के अलॉन्ग हमारी बेंडिंग हो रही है, और जो हमें डिफॉर्म्ड सरफेस मिल रहा है वो डबली कर्व्ड मिल रहा है, और जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो हमारी चारों साइड से हो रहा है। तो सपोर्ट कंडीशन की वजह से हमारा जो बेंडिंग एक्शन है उसकी वजह से हमारा जो डिफॉर्म होने का बिहेवियर है स्लैब का वो चेंज हो जा रहा है। इसी वजह से जो टू वे स्लैब्स हैं हम उसमें दोनों डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और बिकॉज जो टू वे स्लैब्स हैं ये हाईली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हाईली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां पे हमारा जो मोमेंट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो उसके लिए अगर हम इस रेशियो को समझें, अगर हमारा जो लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो है वो जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कर्वेचर या बेंडिंग मोमेंट भी कह सकते हो अलोंग लॉन्गर स्पैन रिड्यूस करता जाता है प्रोग्रेसिवली। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा टू वे स्लैब्स है, सॉरी वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में हम शॉर्टर स्पैन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, बिकॉज हमारा जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो हमारा जो लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो बेंडिंग मोमेंट है
वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से जो हायर वैल्यूज है हमारी डिजाइन में वो ली जाती हैं। तो अगर हम इसका, बिकॉज बेंडिंग हमारी प्रीडोमिनेंटली बेंडिंग यानी फ्लेक्चर एक डायरेक्शन में हो रहा है अलोंग दी लॉन्गर स्पैन, तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, तो हमारा एम वाई आएगा, यानी लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू है एम वाई मैक्स। और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो इट विल कम लाइक दिस। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और जो ये मैग्नीट्यूड है हमारा, ये हमारा एम एक्स मैक्स है। तो आप अगर देखोगे तो एम एक्स मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो एम वाई एम मैक्स की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। और ये केस तब हमारा अप्लीकेबल है जब हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है, ग्रेटर दैन 2 है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन वो हमारा रिड्यूस होता जाएगा प्रोग्रेसिवली। इसी वजह से हम जो प्राइमरी रेनफोर्समेंट है, ठीक है, तो प्राइमरी रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करोगे वो आप इस तरह प्रोवाइड करोगे, बिकॉज शॉर्टर स्पैन के अलोंग हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर आप अगर देखोगे इस तरह बेंडिंग मोमेंट, इसको आप बोलते हैं मेन स्टील रेनफोर्समेंट बार, जिसे आप प्राइमरी रेनफोर्समेंट बोल रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो सेकेंडरी डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करना है। यू हैव टू प्रोवाइड टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड नॉन होमोजीनियस बिहेवियर ऑफ कंक्रीट की वजह से आप यहाँ पर सेकेंडरी डायरेक्शन में भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ठीक है, और जो हमारे लोड्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस केस में हमारे केवल 2 साइड से ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो इसका एनालिसिस है, एनालिसिस कैसे करते हैं, वी टेक strips like this for the analysis purpose. So these are certain facts for the two-way slabs, और इन्हीं two-way slabs को हम बोलते हैं slabs spanning in 2 directions at right angles। ठीक है, right angles इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों साइड के बीच में जो हमारा एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब भी हो सकता है और हमारा स्क्वायर स्लैब भी हो सकता है 2 वे। तो यहाँ पर हमारा प्रोविजन ये कहता है कि द स्लैब्स स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल्स एंड कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और जो हमारा यूडीएल है वो हमारा मान लेते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्ट कर रहा है इस स्लैब पे, एंड दिस इज 2 वे स्लैब। तो हम ये मान लेते हैं कि इट इज सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, may be designed by any acceptable theory or by using coefficients given in annexure D। जो annexure D है वहाँ पे हमारे different types of conditions, support conditions and type of panels, कि किस लोकेशन हमारे स्लैब के किस लोकेशन पे हमें डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें हम, तो जो हमारे 2 वे स्लैब्स होंगे वो हमारे वहाँ पर मल्टीपल लोड्स पाथ होंगे, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारे जो रिग्रेस सॉल्यूशंस हैं, रिग्रेस को आप कह सकते हो कि विच इन्वॉल्व्स ट्रिमेंडस टास्क ऑफ एनालिसिस। तो रिग्रेस एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है 2 वे स्लैब्स के लिए, बिकॉज एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई इंडिटरमिनेसी। हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्लेट्स का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थ्योरी ऑफ प्लेट्स के बेसिस पर हमारे कुछ रिसर्चर्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं जिसके बेसिस पर आप सिंप्लीफाइड एनालिसिस कर सकते हो इन 2 वे स्लैब्स का। तो सबसे पहला जो इलास्टिक मेथड्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप अप टू इलास्टिक लिमिट तक हम उसको कंसीडर करते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, वी डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ इनइलास्टिक स्ट्रेंथ इन द स्ट्रक्चर। तो पहली जो थ्योरी है वो कहती है वेस्टरगार्ड थ्योरी, और ये थ्योरी हमारी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द कन्वीनियंट मोमेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो मोमेंट कोफिशिएंट्स के बेसिस पर आप दोनों डायरेक्शन में
mx और my दोनों निकाल सकते हैं। तो वेस्टरगार्ड की थ्योरी जो है कन्वीनियंट मोमेंट कोफिशिएंट मेथड पर बेस्ड है, और दूसरी जो थ्योरी है रैंकाइन ग्रशेफ थ्योरी, दिस इज आल्सो अ इलास्टिक थ्योरी जो कि एलिमेंट्री अप्रोच की है और हाईली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को यानी स्लैब को हम सिंप्लीफाइड एनालिसिस में डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मानकर एनालिसिस करते हैं। वी कन्वर्ट हाईली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इनटू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड वी डू द एनालिसिस। आप और इसका मॉडिफाइड जो वर्जन है, अगर आप इस थ्योरी को मॉडिफाइड कर दोगे तो ये थ्योरी हमारी बन जाएगी मार्कस थ्योरी। और आपने पढ़ा होगा मार्कस करेक्शन के बारे में IS 456 गुप्ता एंड गुप्ता के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी रैंकाइन ग्रशेफ थ्योरी और मार्कस थ्योरी के जो करेक्शंस हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस आप जरूर देखिए। आई विल गेट टू नो ये थ्योरी कैसे हम अप्लाई करते हैं डिजाइन एनालिसिस में। अब जो रिसेंट हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, रिसर्च हमारी दे आर कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस पर हम आजकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दीज आर एनालिटिक मेथड्स जो कि हम एनालिसिस करते हैं एनालिटिकली, बट कंप्यूटर बेस्ड जो मेथड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस मेथड एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स हैं जो कि आजकल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक अलग हमारा जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड है विच इज बेस्ड ऑन यील्ड लाइन एनालिसिस। तो यील्ड लाइन एनालिसिस आपको मैंने बताया भी था कि दिस इज अ इन इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि दिस इज एन इलास्टिक मेथड जहां पर आप इन इलास्टिक स्ट्रेन्स कंसीडर करते हो एनालिसिस में, एंड दिस इज गिवन बाय जॉनसन्स यील्ड लाइन थ्योरी। और जो इलास्टिक मेथड्स है उसमें पिगर्ड्स और वेस्टरगार्ड की थ्योरी हमारी अप्लीकेबल है। तो हमारा कोड ये कहता है कि फॉर डिटरमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट्स इन स्लैब्स कैरिंग इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल्स, टू डायरेक्शंस का मतलब ये हमारा एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन में हमारा जो स्लैब है वो स्पैन कर रहा है एंड कैरिंग एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड लोड। अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है टू वे स्लैब के केस में, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वन वे स्लैब में कंसंट्रेटेड लोड अगर आपका एक्ट कर रहा है तो कैसे आपको एनालिसिस करनी है। अगर हमारा टू वे स्लैब में लोड एक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड लोड, तब आपको एक अनदर एक्सेप्टेड मेथड लेना है डिजाइन में इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल के बाद। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वेस्टरगार्ड थ्योरी, पिगर्ड्स थ्योरी और जॉनसन यील्ड लाइन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, एग्जैक्टली नॉट एप्लीकेबल, बट आप यील्ड लाइन थ्योरी को कभी कभी कंसंट्रेटेड लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस मेथड इज हैज द वेरियस एडवांटेज बिकॉज आप यहाँ इनइलास्टिक स्ट्रेंस का कंसेप्ट कंसीडर कर रहे हो। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर यूडीएल एज वेल एज कंसंट्रेटेड लोड ऑन टू वे स्लैब्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप मेरे एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका मैंने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर इसके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए हैं उसके बारे में मैंने इनके प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इसका यूज करके अपना कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर एनेक्सर डी की बात कर रहा है जिसमें स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस की बात कर रहा है। ये फर्दर मैं जब एनेक्सर डी डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस को एनेक्सर डी ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स। जो स्लैब्स हैं वो हमारे टू वे स्लैब्स जो हैं वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स हैं जिनके कॉर्नर्स जो हैं whose corners are not restrained। नॉट रिस्ट्रेंड का मतलब है दे आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे लिफ्ट अप कर जा रहे हैं। ये मैं डायग्राम के साथ एनेक्सर डी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरे कैटेगरी के जो हमारे स्लैब्स हैं वो हमारे टॉर्जनली रिस्ट्रेन्ड स्लैब्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो कॉर्नर्स हैं स्लैब के वो हमारी उनमें लिफ्टिंग अलाउड नहीं है। दे हैज बीन एडिक्वेटली बीन प्रोवाइडेड विथ रेनफोर्समेंट, जिसकी वजह से
उनके जो कॉर्नर्स हैं वहां पर अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड्स हमारी लिफ्टिंग अप नहीं होगी। तो ये दो स्लैब्स के लिए हमारे अलग अलग मेथोडोलॉजीज फॉलो की गई हैं जो कि एनेक्सर डी में दी हैं, और वेरियस डिजाइन मूवमेंट्स दिए गए हैं फॉर कंसिडरेशन कि हमारी जो एजेस हैं स्लैब्स की वो कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये मैं आपको उस एनेक्सर डी में और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आते हैं हम रिस्ट्रेंट स्लैब विद अनइक्वल कंडीशन एट एडजेसेंट स्पैन। यहाँ पे कुछ हमारे प्रोसीजर दिए हैं कि आपको सपोर्ट मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है टेबल 26 ऑफ फॉर एडजेसेंट पैनल्स, और वो टेबल कुछ इस तरह आपको दिखेगी जिसमें बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स दिए हैं एनेक्सर 2 के साथ, एनेक्सर डी के साथ बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स फॉर रेक्टेंगुलर पैनल्स सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स, यानी 2A स्लैब है विद प्रोविजन ऑफ टॉर्जन एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ पैनल कैसा दिया है, इंटीरियर पैनल होगा और कुछ हमारा एंड पैनल होगा। तो वहां पर शॉर्ट स्पैन कोफिशिएंट दिया है अल्फा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो रेशियो है वो Ly/Lx इज लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा, यहाँ से क्लियरली इंडिकेटेड है। और यहाँ पे निगेटिव मूवमेंट एट कॉन्टिन्यूअस एज एंड पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन। इसी तरह डिफरेंट पैनल कंडीशंस के लिए यहाँ पर वैल्यूज टैबुलेटेड हैं। तो ये मैं फर्दर जो प्रोसीजर है इसको कैलकुलेट करने का रिस्ट्रेंट स्लैब के लिए और अनरिस्ट्रेंट स्लैब्स के लिए, ये मैं आपको एनेक्सर डी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको डिजाइन समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद आते हैं लोड्स ऑन सपोर्टिंग बीम्स। इसके लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो ईएससी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि कोई भी 2A स्लैब है, इस पर हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड एक्ट कर रहा है। तो बिकॉज हमारी जो बेंडिंग है वो 2 डायरेक्शन में हो रही है, तो होगा क्या, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी हैव अज्यूम दैट जो हमारा लोड एक्ट कर रहा है उसका हमने एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बेस्ड ऑन ईड लाइन एनालिसिस, ये जो पैटर्न है ये हमारा ईड लाइन से आया है। जो क्रैकिंग पैटर्न हमारा अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड्स हमारा लैबोरेटरीज में परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड रिजल्ट्स हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो आता है कि जो हमारा शॉर्टर स्पैन LX है, इस LX बीम पर वो लोड आएगा जितना हमारा इस ट्राइंगुलर एरिया के अंदर लोड है। तो आप अगर इसका एरिया निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया यानी शेडेड एरिया जो है, जो इस शेडेड एरिया के अंदर लोड है, ठीक है, तो अगर W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पर लोड एक्ट कर रहा है तो आपका ये हाइट निकाल लोगे आप, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी बराबर हो जाएगी, यानी ये LX/2 हो जाएगी। तो जो शेडेड एरिया निकालोगे आप तो आ जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी LX/2, और लोड से मल्टीप्लाई कर दोगे बिकॉज इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा LX²/4W। और बिकॉज अल्टीमेट कोलैप्स लोड के करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बेस पर है, तो यू WL²/4 जो होगा ये हमारा इस बीम पर मीटर लेंथ, यानी किलो न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं कि इतना लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन हमारा ये बीम लोड कैरी करेगी, विच इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्जन एंगल है लोड का वो 45 डिग्री है। ठीक है, जो ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है, और इसी तरह जो हमारा लॉन्गर स्पैन है, दिस इज द लॉन्गर स्पैन, यानी Ly इज ग्रेटर देन Lx। तो जो इस बीम के अंदर, जो बीम हमारा ये वाली लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग बीम है, जो वो लोड कैरी करेगी वो हमारी कैरी करेगी जो इस ट्रेपोजाइड के अंदर हमारा लोड आ रहा है। यानी इस ट्रेपोजाइड का आप एरिया निकालोगे मल्टीप्लाइड बाई W, तो आपका इस बीम के अलॉन्ग हमारा लोड आ जाएगा पर मीटर लेंथ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पर ये कह रहा है लोड ऑन बीम्स सपोर्टिंग सॉलिड स्लैब्स, यानी स्लैब जिन बीम्स पर सपोर्टेड है जो कि हमारे 2A स्लैब्स हैं, 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल्स एंड सपोर्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मे बी अज्यूम्ड टू बी इन अकॉर्डेंस विद फिगर 7, जो कि ये फिगर 7 है।
तो यहाँ पे हमारे दो एरियाज में बांटा हुआ है, एक ट्रायंगुलर लोड डिस्ट्रीब्यूशन है और एक हमारा ट्रेपोजाइडल लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बेसिस पर आपका जो बीम है, सपोर्टिंग बीम्स है, वो लोड क्या कैरी कर रही है पर मीटर लेंथ में, वो आप निकाल सकते हो। इसके न्यूमेरिकल, इसके बेस और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरा वो वीडियो जिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया, आप उसे जरूर रेफर करो। आई होप इट वुड हेल्प टू अंडरस्टैंड। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।